नमस्कार सभी को। हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया था, सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी डी फार्म सेकेंड ईयर का, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक्सक्रीशन और जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो हम ये सिलसिला ख़त्म करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए, आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में, और मैं हूँ फार्मासिस्ट चंदन जी। चलिए देखिए, हमने जो है ऊपर की सब चीज़ें पढ़ लिया है। वीडियो लेक्चर जो है 3 पार्ट में अपलोडेड है, आप लोग लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अभी रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो अभी आपको जब आगे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि भैया वो भी जानना जरूरी है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, ठीक है ना। हम लिंक में ऐड कर देंगे वीडियोज़ को। ओके, तो हमने जो है एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था, बायोअवेलेबिलिटी पढ़ लिया था, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग पढ़ लिया था, जो भी लास्ट वीडियोस थे। ओके, अब पढ़ना है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, और भैया ख़त्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। हाँ, चलिए, तो आप लोग के सहयोग से अब इस वीडियो के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग कॉपी पेन वगैरह रफ वगैरह लेके बैठ जाइए, है ना, और आप अपने भाई चंदन मौर्य का, फार्मासिस्ट चंदन जी का सहयोग करिए। चलिए देखिए, इसमें क्या है सीन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो इसमें देखिए हमने ये चीज़ें समझा था, डायग्राम की सहायता से। थोड़ा सा डर्टी टाइप का हो गया है, क्योंकि समझाते इस पर लिखते लिखते ओवर राइटिंग हो गई है ना। तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप, अगले वीडियो लेक्चर आप देखेंगे वैसे समझ जाएंगे। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। एब्जॉर्प्शन में हमने समझा था कि दवाई हमने ली और वो आंत में जाता है, और उसके बाद वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है नसों में, ट्रांसपोर्ट होके, है ना। एक्टिव पैसिव ये सब चीज़ें थी, आप लोग देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन में था बंटवारा होना। जब वो पहुंचा ब्लड में, तो ब्लड के सहायता से पूरी शरीर में जब फैलता है तो उसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, तीसरा स्टेप था मेटाबॉलिज्म, या इसी को बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग भी बोलते थे, है ना। तो इसमें क्या होता था कि जो भी अब घूम चुके हैं पूरे शरीर में और अपना काम कर चुके हैं, तो मेटाबॉलिज्म वाला क्या प्रोसेस है ना, कि जब घूम लिए, काम धाम कर लिए, तो क्या होता है, जैसे कि आप किसी महल में कोई ऐसे जो टिकट वाला पोर्शन होता है, कोई घर और, तो उसमें आप जाते हैं तो क्या होता है, आपको 10 मिनट 20 मिनट ऐसे टाइम ड्यूरेशन रहता है, कितने देर घूमेंगे। उसके बाद कहेगा, एक रहेगा, आओ बाहर चलो, फिर चेक उक करेगा वो प्रॉपर, और बाहर जाने योग्य बोल देगा कि हाँ ठीक है, इनको हटाओ, निकालो, है तो होता है ऐसी चीज़ें। तो आपने एंट्री लिया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन आपने पूरा घूमा। हाँ, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपकी सब चीज़ें चेक की जाएंगी, सब ठीक है ना, कुछ चुरा के तो नहीं ले जा रहे हो, समझ रही है, बस कहानी समझिए। उसके बाद तो चौथे स्टेप में कह दिया जाता है एक्सक्रीशन से कि भाई साहब चलो ये हो गया, इनको बाहर निकालो, हटाओ, घूम चुके, काम धाम अपना कर चुके, जो भी करने आए थे, है ना। तो यही सेम स्टेप्स हमारे ड्रग के भी साथ हमारे बॉडी करते हैं भैया, ठीक है। तो वही अब एक्सक्रीशन में क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म जो है उनको सब चेक उक करके प्रॉपर शरीर में रिएक्शन करके ड्रग के साथ, जो ये हमने समझाया भी था, जैसे एक्टिव फॉर्म में COOH था, मान लीजिए एंजाइम के प्रेजेंस में इनको ऐसे बना दिया गया COOH कि भैया ठीक है, इनको बाहर अब जाना चाहिए, अब ये बाहर जाने योग्य हो चुके हैं। तो एक्सक्रीशन में वही बताना है कि ये बाहर कैसे निकाले जाते हैं। ओके, क्योंकि ड्रग शरीर में नहीं रहेगा, इतना ड्रग हम लोग खाते हैं भाई। हाँ, अभी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी हो गई है, रूटीन लाइफ में हो गई है एकदम बिल्कुल से, कितनी ड्रग हमारे बॉडी में रही, वो निकल जाती हैं, निकाल दी जाती हैं, है ना। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। अगर यहीं पे किडनी बनाएंगे तो ये मिस थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, अभी आगे हम लोग समझते हैं तो उसमें समझ आ जाएंगी चीज़ें। चलिए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 3 टॉपिक बचा है, तो एक एक्सक्रीशन वाला पोर्शन जो है इस वीडियो लेक्चर में समझा देता हूँ, और ये दोनों को एक वीडियो में, तो ये पूरा वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा, और इसका प्लेलिस्ट बना के और इसके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा प्रॉपरली। आप पीसी फार्मा हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर भी ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। चलिए डोंट वरी, तो समझते हैं मेन अप टॉपिक, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। वो आप लोग बोर लगता होगा कि क्या रोज समझाते हैं कि जी, नहीं, थोड़ी सी भूमिका बनाना जरूरी रहती है ना, आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। ओके ब्रदर, हाँ। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, दवाई का एक्सक्रीशन होना, एक्सक्रीट होना, बाहर निकाल देना, उत्सर्जी चीज़ें करना। डेफिनेशन क्या है? द रिमूवल ऑफ ड्रग और ड्रग्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी, दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्रग एक्सक्रीशन। जो दवाई का रिमूवल है, उनको बाहर निकालना की जो प्रोसेस है, या फिर उसी की मेटाबोलाइट आप लोगों को समझाया था। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है ना, जैसे ये ड्रग है, बीच में रिएक्शंस हुए जिसे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बोलेंगे, और जो बचेगा उसी को मेटाबोलाइट बोल देते हैं। ओके, ये ड्रग
और रिएक्शंस हुआ बीच में, और जो बचा इसी को मेटाबोलाइट बोल देते हैं, ठीक है ना। ओके ब्रदर, तो उसी को ड्रग एक्सक्रीशन कहते हैं, यानी कि दवाई या फिर दवा के मेटाबोलाइट को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम ड्रग एक्सक्रीशन बोलते हैं। दैट्स क्लियर। फॉर एक्सक्रीशन ऑल द ड्रग लिपिड फैट सॉल्युबल कन्वर्ट इनटू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बाय द मेटाबॉलिज्म। एक्सक्रीशन के लिए मतलब उत्सर्जन के लिए, बाहर निकालने के लिए चीज़ों को, हमें दवाई को, हमारे शरीर को, हमें क्या, हम लोग तो इतने आलसी हैं कि उसी में छोड़ देंगे पेट में ही दवाइयों को, है ना। तो हमारी शरीर जो क्या करती है उसको पहले या तो लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ें जो फैटी चीज़ें यानी तेल ओल में घुले, ओके। और पानी सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल का मीन होता है जो कि पानी में घुले। हमारे शरीर में पानी का ही तो ज़्यादा मात्रा है ना, और फैट की कम मात्रा होती है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है, क्या बोलते थे, हाँ, एक्सक्रीशन। तो जो भी अगर लिपिड सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल, जो तैलीय चीज़ों में जैसे वसा वसा में जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं या फिर उसमें घुल रहे थे, तो उनको जो है पहले वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों कन्वर्ट किया जाता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे शरीर में जो किडनी भैया पाए जाते हैं ना, वो वाटर सॉल्युबल चीज़ों को ही बाहर निकालते हैं। नहीं तो कहेंगे नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये सब काम नहीं करूँगा, मेरा बस पानी वाली चीज़ों को निकालने का काम है, तो मैं उन्हीं चीज़ों को निकालूंगा, मैं इन चीज़ों को नहीं निकाल सकता। तो ये चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम किडनी बना दें ऐसे कुछ छोटा सा समझने के लिए, है ना, तो यहाँ से क्या होता है, यूरेटर होता है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, इस पोर्शन का क्या नाम है भैया, क्या, यूरिनरी ब्लैडर, और ये यहाँ से क्या रहते हैं, यूरेथ्रा रहते हैं, ठीक है। इधर भी किडनी है, छोड़ो उसे, क्या समझना है। तो हमें बस किडनी का क्या सीन है भैया, ये वाटर सॉल्युबल चीज़ों को ही मेनली बाहर निकालते हैं, छान उनके, इसमें से छनाई होती है, ये नालियाँ लगी हुई हैं इनके, ये किडनी हो गया, ठीक है, ये यूरेटर हो गए, ठीक है, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ये आप अगर इमेजेस वगैरह बना सकते हैं पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती इनसे, आप समझाने के लिए कर रहे हैं ना, ओके। हाँ, लेकिन अगर आती रहे तभी, अभी ये नहीं कि किडनी को आप ब्लैडर लिख दो, ब्लैडर को किडनी लिख दो, तो फिर पूरा चौपट हो जाएगा सिस्टम भैया, पूरा एग्जामिनर काट देगा नंबर, है ना। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे क्यों हमें वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल ही चीज़ें किडनी से कहीं ना कहीं बाहर निकाली जा सकती हैं मेनली। फिर अगले पॉइंट में लिखा है, इन केस द ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट आर वाटर सॉल्युबल देन इट इज़ एक्सक्रीटेड विदाउट एनी चेंजिंग। अगर पानी में घुलनशील दवाइयाँ हैं, जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं दवाइयाँ, जैसे कि आपने विटामिन बी का नाम सुना होगा, विटामिन सी का नाम सुना होगा, है ना, ये सब वाटर सॉल्युबल हैं चीज़ें, है ना। तो उनको अगर हम खाते हैं तो वो आसानी से निकल भी जाते हैं बाहर, क्योंकि पानी पूरे शरीर में है, वो आसानी से पसीने के रास्ते से निकल रहा है, यूरिन के रास्ते, तो वो निकल जाते हैं आसानी से। लेकिन फैट सॉल्युबल जो हैं, तो फैट थोड़ी हमारे शरीर से जल्दी निकलता है भैया, फैट थोड़ी निकाल लें हम कि ऐसे अच्छा यहाँ फैट है, ऐसे 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 निकाल दो, काट के निकाल दो, ऐसा तो होता नहीं, तो उसमें रिएक्शंस की ज़रूरत होती है। चलिए ठीक है, समझ गए आप। अब आते हैं उसी में दूसरा टॉपिक दिया था एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग में, आपने डिफिनीशन समझ लिया। अब रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, रास्ते बताने हैं कि दवाई कहाँ कहाँ से शरीर से बाहर निकलती है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है, द रूट और प्रोसेस ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन आर एज फॉलो। जो रास्ते हैं दवाई के बाहर निकलने की वो इस प्रकार से निम्न है, या फिर प्रक्रिया बोलिए या फिर रास्ते बोलिए। तो जैसे देखिए पहला लिखा है रीनल किडनी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, रीनल या फिर किडनी को ही रीनल बोलते हैं। अगर आप ना जाएंगे रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह इन सब चीज़ों में, तो रीनल भी लिख सकता है, किडनी भी लिख सकता है, दोनों लिखता है, टर्मिनोलॉजी है। और रीनल जो है मेडिकल टर्म में मेनली यूज़ होता है मुख्य रूप से, ठीक है। देखिए क्या है लिखा है, द किडनी आर, अच्छा यहाँ पे देखिए ये चीज़ थोड़ी समझ लीजिए, रास्तों के बारे में बात हो रही है। तो एक रास्ता ये है किडनी के रास्ते से निकलेगी, और दूसरा है नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, यानी कि दो चीज़ें हैं, या तो किडनी से निकलेगा या फिर किडनी के अलावा किसी रूट से निकलेगा। तो किडनी वाला समझ लेते हैं, जो कि मेन प्रोसेस है। द किडनी आर मेन ऑर्गन ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। किडनी जो है ये मुख्य अंग है दवाई को बाहर निकालने के लिए या फिर दवा के बाहर निकलने के लिए, है ना। द एक्सक्रीशन अकर्स बाय किडनी इज कॉल्ड रीनल एक्सक्रीशन। जो एक्सक्रीशन होता है किडनी के द्वारा, किडनी जो अंग है इसके द्वारा जो एक्सक्रीशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल एक्सक्रीशन, है ना, या फिर एक्सक्रीशन बाय किडनी बोल सकते हैं। ओके ब्रदर, आगे क्या लिखा है, और वाटर सॉल्युबल
या फिर नॉन वोलाटाइल स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 500 डाल्टन्स एजेंट अंडरगो एक्सेशन वाया यूरिन। पानी में जो घुलनशील दवाइयाँ हैं और नॉन वोलाटाइल क्या होते हैं? आपने वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल किस में पढ़ा है? कोग्नोसी में। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर आपने सच्ची में मेरा वीडियोज़ मतलब देख रहे हैं पूरी तरीके से तो आप जरूर बताएंगे वोलाटाइल क्या होता है और नॉन वोलाटाइल। ठीक है, कर दीजिए कमेंट। स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 500 डाल्टन। अगर पानी में घुलनशील है और नॉन वोलाटाइल है और इसका मॉलिक्यूलर साइज जो भी ड्रग है उसका 500 डाल्टन है तो वो आसानी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकता है, पेशाब के रास्ते। अब 500 डाल्टन से क्या सेंस है? जैसे आपने ये सुना होगा ना साइज का मात्रक, जैसे इंच में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, है ना, mm में नापते हैं, तो वैसे ये डाल्टन है, बहुत छोटा साइज होता है। ओके, तो इस साइज का अगर रहेगा दवाई तो वो आसानी से यूरिन के रास्ते से भैया बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना ऐसे। चलिए, तो अच्छा ये नॉन वोलेटाइल समझ ही लीजिए भाई। ये होता क्या है, जो भी दवाई है चाहे ऐसा कुछ भी है जो उड़े ना, रूम टेम्परेचर पे उड़े ना, जैसे 25-30 टेम्परेचर रहता है जब हमारे इन्वायरमेंट का, तो उस पर उड़ेगा नहीं, तो वो दवाइयाँ नॉन वोलेटाइल कहलाएंगी। और जैसे वोलेटाइल है जैसे कि पिपरामिंट का तेल है, ये सब चीज़ें हैं जो उड़ जाती हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 25-30 भी रहेगा तो भी उड़ जाएगा, है ना। ओके, अब उड़ने का मतलब आप पेट्रोल समझ लीजिए। पेट्रोल देखिए उड़ जाता है, अभी देखिए सरसों का तेल नहीं उड़ेगा, टेम्परेचर कम भी रहे या ज़्यादा रहे, और पेट्रोल जो है उड़ जाता है भैया, है ना। ओके, चलिए आगे देखिए। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है ये बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी, यही जो मुख्य रूप से किडनी में काम करता है। विच इज़ इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होता है या वही काम करता है मेनली रूप से। देख लीजिए यहाँ पे, यहीं पे जो किडनी है ना भैया, ये आपने पढ़ा है उसमें एनाटॉमी में, यहीं पे ऐसे बने रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे इसी में रहते हैं नेफ्रॉन, ऐसे टेढ़े टेढ़े रहेंगे, यही फिल्टर करते हैं, ढेर सारे रहते हैं इसी में, है ना। हम तो देखिए शरीर में क्या होता है, छन्नी जो है सॉरी जैसे हम घरेलू चीज़ों में क्या करते हैं, छन्नी का 10 दिन में, महीने दिन में सब चीज़ें साफ़ कर देते हैं, बदल देते हैं। चीज़ें ऐसी होती हैं ना, चाहे सालों साल चलती हैं तो भी बदल देते हैं, नया खरीदे। लेकिन शरीर में तो नहीं कुछ ऐसा हो रहा है ना, ये ढेर सारी रहते हैं, ये आपस में रिसाइकलिंग सेल्स का डिवीज़न होकर पूरा अपना रिपेयर करती रहती हैं। लेकिन वही अल्कोहलिक पेशेंट जब रहता है, अल्कोहल वगैरह बंदा पीता है तो ख़राब हो जाता है, फिर डैमेज किडनी, तो वो फिल्टर कर ही नहीं पाती हैं भैया। समझ पा रहे हैं बात को। इसीलिए दवाई भी ज़्यादा नहीं खाना है, फालतू चीज़ें जैसे पीनी उनी नहीं है, क्योंकि किडनी डैमेज हो जाती है भाई। उनका काम वो नहीं है कि कुछ भी खा लो हम निकालते रहेंगे, निकालेंगे क्या करेंगे, वो तो निकालेंगे, शरीर में उनका काम है, अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन वही है, सपोर्टिव नहीं रहेगा जब सिस्टम बॉडी का, तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है भाई पी ले, अब हमको क्या करना है, ख़राब होंगे तो होंगे, देखते रहेंगे। चलिए, तो भैया शराब वराब नहीं पीना चाहिए, बात खत्म। ओके, अब देखिए इट्स मैकेनिज्म अकर्स। इसमें जो है मैकेनिज्म कैसे होता है, जो रीनल वाले में है, होता क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस अकर्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव प्रोसेस व्हेन फिल्ट्रेट इंटर इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। और तीसरे स्टेप में दिखाया है ट्यूबुलर सिक्रीशन, द प्लाज्मा इज क्लियर्ड फ्रॉम अनवांटेड सब्सटेंस बाय द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप्स में इसका प्रोसेस होता है, और भी आप चीज़ें 1-2 प्रोसेस अभी लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। अब इसको मेनली समझ लीजिए होता क्या है, ऐसे देख लीजिए यहीं पे और डायग्राम। अब नेफ्रॉन का डायग्राम यहीं भी बनाना है बड़ा सा, ये मान लीजिए यहाँ पे नेफ्रॉन, ऐसे नेफ्रॉन को बना देते हैं। आपने पढ़ा है चेपी में, है ना। चलिए कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ओके, आप लोग यही रफ कॉपी मैं इसलिए बोलता हूँ कि लेके बैठा करिए, इससे बस यही हेल्पफुल रहेगा कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ढेर सारी क्या रहती हैं, रीनल आर्टरीज आई रहती हैं। तो यहाँ पे जब ब्लड से क्या होता है, ब्लड आ रहा है पूरे शरीर से पंप घूमते 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 घूमते, इसी पूरे शरीर का हमने डायग्राम यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई थी डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहीं पे किडनी भी तो है बगल में, किडनी ये हो गया आपका, यहीं पे चीज़ें अगर लगाई जाए तो, है ना, किडनी यहाँ पे। तो जब शरीर में पूरे घूमते घूमते आ रही है ब्लड, तो यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आर्टरी जो है बहुत पतली रहती हैं। ठीक, आर्टरी बोले तो कैपलरीज रहती हैं यहाँ पे, कैपलरीज, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स,
फिर इससे क्या निकली रहती हैं, कैपिलरीज। तो यही कैपिलरीज यहाँ पे रहती हैं। तो कैपिलरीज में जब ब्लड आता है ना तो बहुत प्रेशर से आता है, क्योंकि पतली पाइप है तो प्रेशर होगा ही होगा। तो प्रेशर रहता है तो यहाँ पे चीज़ें छनने लगती हैं तुरंत, क्योंकि यहाँ पे इनके पोर्स होते हैं, ऐसे आर्टरीज रहेंगी ना कैपिलरीज, इसमें पोर्स रहेंगे, छोटे छोटे छिद्र, ठीक है। तो उस छिद्र से ब्लड जो है छनने लगता है तेजी से, तो वो निकलता है तो इधर आता है सीधे, ये क्या बोलते हैं इसे, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जो प्लेट शेप का रहता है या कप शेप बोलते हैं, कप शेप का। तो इसमें क्या होती है, चीज़ें छनती जाती हैं और छनते हुए ऐसे इधर की तरफ बढ़ती जाती हैं ब्लड की जो भी चीज़ें छन पाए। तो जब तेज़ी से प्रेशर रहता है तो बहुत ढेर सारी चीज़ें छन जाती हैं। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए, बस अब लाइन को हम मैच करा लेंगे अपने। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं ना, यहाँ से डायरेक्ट जो है चीज़ें प्रेशर के साथ यहाँ से अंदर जा रही हैं, इसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस अकर्स इन अ वन डायरेक्शन। इसमें कुछ भी सिलेक्टिव यानी चुना नहीं जाता है, कुछ भी जो है वो सीधे आगे बढ़ जाता है, एक ही दिशा में सब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। यानी कि यहाँ से ब्लड जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है सीधे, कुछ यहाँ पे छाटा उटा नहीं जाता, जो जा पा रहा है जाओ भैया, हम नहीं रोकेंगे, है ना। अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूल का मतलब वही है पाइप नुमा, रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब, एब्जॉर्प्शन मतलब सोख लिया जाना, और सोखने के बाद फिर से जो है उसे बाहर निकालना, उसी को रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, है ना, रीएब्जॉर्प्शन, फिर से पुनः वो उसी अवस्था में आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्टिव प्रोसेस व्हेन फिल्ट्रेट इंटर इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जब यहाँ से चीज़ें जैसे बाहर फिल्टर होके आई थी यहाँ ट्यूब्यूल में, तो ये आगे बढ़ती जाती हैं। पहले तो कुछ भी आ गया था, लेकिन जब आगे बढ़ती है ना तो इसको ट्यूब्यूल को समझ आता है, भाई देखो ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग सब नहीं जा सकते बाहर, क्योंकि हमारे शरीर की कुछ नीड है जो कि शरीर के अंदर रहनी चाहिए, तो तुमको सबको नहीं जाने दूंगा, कुछ लोगों को जाओ जो ख़राब है मेरे नज़र में, और कुछ लोग भैया अंदर ही रहो, जाने नहीं दे सकते। तो यहीं जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरे स्टेप का जो सिस्टम है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, तो ये सबको फिर से सोख लेता है, मतलब ये बाहर छान के इस रूट से इनको बाहर भेज देगा। जो चीज़ें ज़रूरत है जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, प्रोटीन, ये सब भी ब्लड में आ जाएंगे बह के इधर, तो उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब ब्लड की सेंस क्या है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, है ना, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा का सेंस क्या होता है, पानी का पार्ट, पानी, थोड़ा सा न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें। और जो पूरे ब्लड का जब आप बात करते हैं तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लड सेल्स हैं और ब्लड प्लाज्मा, मुख्य रूप से यही दो चीज़ें। तो ब्लड सेल्स बाहर नहीं जा सकती, उनको नहीं जाने देना है, शरीर की ऐसी बनावट है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आरबीसी बाहर चली जाएगी, डब्ल्यूबीसी बाहर चले जाएंगे, प्लेटलेट चले जाएंगे, शरीर तो फुल खाली ऐसे पुतला हो जाएगा, क्योंकि लड़ ही नहीं पाएंगे किसी चीज़ से। ओके, तो यहाँ पे इंटर हुआ ब्लड और आगे बढ़ी, तो ये कहते हैं कि कुछ चीज़ों को जाने देंगे, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देंगे, तो यहाँ पे तुरंत बाहर निकाल दीजिए सोडियम वोडियम को, फिर से किडनी ये बाहर चले जाते हैं एब्जॉर्ब होकर, फिर शरीर में चले जाएंगे, और ये आगे बढ़ता है। और तीसरे स्टेप में लिखा हुआ है ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ पे द प्लाज्मा इज क्लियर्ड फ्रॉम अनवांटेड सब्सटेंस बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन, और यहाँ पे ट्यूब्यूल्स जो है सीधे आगे बढ़ा देते हैं चीज़ों को और कहते हैं कि भैया ये चीज़ें छटी हुई हैं, इनको बाहर निकालो। तो वही होता है रीनल एक्सक्रीशन में। इसी को आप लास्ट स्टेप में एक और बढ़ा के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहीं बढ़ा दें अगर हम, तो यहाँ पे लिख देंगे कि यूरिन इज, या फिर बाय द यूरिन ड्रग्स आर क्या एक्सक्रीटेड। आप लोग ऐसे एकदम प्रॉपरली लिख सकते हैं, तो समझ आ गया होगा। सॉरी थोड़ा सा लेंदी हो जाती है चीज़ें, बट समझ आ गया होगा आपको, आई होप। ओके, चलिए अब दूसरा स्टेप देख लेते हैं भैया, दूसरा स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो किडनी वाला आपने समझ लिया, किडनी के द्वारा मुख्य रूप से ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरा है नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, जो अब किडनी के द्वारा नहीं होगा। तो दिस एक्सक्रीशन इज नॉट अकर्स टू किडनी, ये तो हम भी समझ रहे हैं भैया किडनी के द्वारा नहीं होगा। इन दिस एक्सक्रीशन इन्वॉल्व मैनी ऑर्गन्स लाइक लंग्स, बाइलरी सिस्टम, इंटेस्टाइन, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, जेनाइटल ऑर्गन्स, मेमरी ग्लैंड या फिर मेमरी एक्सक्रीशन ड्यूरिंग फीडिंग। तो ये लाइन समझ लीजिए। इस एक्सक्रीशन में होता क्या ना, शामिल कौन कौन से हैं लोग, मैनी ऑर्गन, ढेर सारे ऑर्गन, जैसे कि लंग्स हैं, फेफड़े, फेफड़े के द्वारा कैसे कहेंगे, फेफड़े में जैसे आप क्या करते हैं, ऐसे हम लोग छींकते हैं, या फिर उसमें जो म्यूकस बनता है जब जैसे सर्दी जुकाम होता है तो बाहर जो निकलती हैं चीज़ें, तो उसके रास्ते भी दवाइयाँ बाहर निकलती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा में, मेनली किडनी ही निकालता है और सब चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ है, बहुत कम निकालती हैं। बाइलरी सिस्टम, बाइल जूस क्या होता है, आपने पित्त रस सुना होगा, जिसकी वजह से पीलिया भी हो जाता है अगर वो बढ़ जाए तो, है ना, ये आपने अगर पढ़ा है वैसे, यहाँ पे समझ लीजिए यहीं पे
यहीं पे होता है पित्त की थैली, ऐसे छोटी सी रहती है, जिसमें कि पित्त रस बाइल जूस इकट्ठा होता है, तो उसके रास्ते से भी ये आता है, ऐसे यहीं से नली जुड़ी होती है, पाचन में मदद करता है ना। तो उस रास्ते से भी बाहर निकल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ से जब आएंगी चीज़ें तो फिर ये ऐसे निकल के यहाँ निकल जाएंगी, ऐसे 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 फिर, है ना। तो बाइल जूस बाइलरी सिस्टम के द्वारा, ठीक है, पित्तरस के द्वारा भी निकल जाती है, इंटेस्टाइन आंतों के द्वारा, है ना, वहाँ से भी चीज़ें निकल जाती हैं। सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी क्या होता है, सलाइवा जो लार जो ग्रंथि है उसके द्वारा भी, जैसे हम हरदम थूकते उगते हैं तो उसके रास्ते भी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, दवाइयाँ कुछ मात्रा में। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड पसीने के रास्ते भी दवाइयाँ बाहर निकल जाती हैं भाई, यहाँ कुछ कुछ, है ना, ठीक है, ओके। जेनिटल आर्गन या जेनिटल आर्गन, जेनिटल आर्गन मतलब जननांगों से भी, जैसे महिलाओं में वेजाइना है और मेल में पेनिस है, तो उस रास्तों से भी निकल जाती हैं कुछ मात्रा में दवाइयाँ। कैसे, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड वगैरह आप जानते हैं, जनरली पेनिस के थ्रू भी बहुत से सिक्रीशन वगैरह, यूरिन तो निकल ही रहा है, उसके बाद भी निकलता है, प्रीकम होता है, और क्या निकलता है, स्पर्म, है ना, सेमिनल फ्लूइड भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें निकलती हैं, तो उसके रास्ते भी कुछ मात्रा में दवाइयों का माइन्यूट पार्ट्स निकल सकता है ना। मेमरी एक्सक्रीशन, मेमरी क्या होता है, मेमरी ग्लैंड वो सुना होगा आपने, दुग्ध ग्रंथि, तो उसके रास्ते से भी निकल जाता है। कैसे, ड्यूरिंग फीडिंग, जब माता जो है एक महिला है जो बच्चे पैदा करके उसे दूध जब पिलाती हैं तो उसके रास्ते भी कुछ मात्रा में दवाइयाँ निकल जाती हैं। तो ये नॉन एक्सक्रीशन वाला था, नॉन रीनल एक्सक्रीशन वाला सिस्टम। आपने रीनल पढ़ लिया दूसरा पहला, और दूसरा पढ़ लिया नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो ये है एक्सक्रीशन ऑफ रूट्स, है ना, आप जनरली समझ चुके होंगे। चलिए वहीं पे उसके थोड़े से फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्सक्रीशन जान लेते हैं। दिया तो नहीं है टॉपिक मेनली, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। आपको अगर कभी आए ये चीज़ें 5 नंबर में, 3 नंबर में पेपर में, तो प्रॉपर लिखिएगा एकदम बढ़ा चढ़ा के बढ़िया से, है ना। पहला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। अभी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर वेट 500 डाल्टन तक रहेगा तो किडनी से बाहर निकल जाएगा आराम से, लेकिन इससे ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, दिक्कत, नहीं निकल पाएगा आसानी से छन के ना, तो ये दिक्कत होगी। तो मॉलिक्यूलर वेट आर आल्सो अफेक्टेड द ड्रग एक्सक्रीशन बिकॉज वी स्टडी द 500 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर साइज आर प्रॉपरली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी। ओके, चलिए ऐसे सेंटेंसेस एकदम प्रॉपरली बना दीजिएगा, चाहे ऐसे भी पॉइंटर्स आप लिख दीजिए, बात खत्म। लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करेगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो भी उसे कन्वर्ट करके वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ता है, नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा शरीर से। ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी मात्रा में दवाइयाँ जो पूरे शरीर में बटी पड़ी हैं, फैली हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही तो था पूरे शरीर में फैलना, तो कितनी मात्रा में फैली पड़ी है उस हिसाब से एक्सक्रीशन होता है। ज़्यादा फैला रहेगा तो ज़्यादा भैया एक्सक्रीशन, टाइम लगेगा, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। रीनल ब्लड फ्लो, हमें हमारे किडनी के पास ब्लड कितनी तेज़ी से पहुंच रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ना। जितना तेज़ी से ब्लड पहुंचेगा उस हिसाब से कहीं ना कहीं क्या होगा, एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा। फिर है बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखिए सब कनेक्टेड है ब्रदर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म सब कनेक्टेड हैं आपस में, तो ये चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, है ना, मैं लिंक दे दूँगा। ओके, तो बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ही समझाया था आपको। पीएच ऑफ यूरिन, डिजीज स्टेटस, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ओके ब्रदर, तो ये टॉपिक हुआ ख़त्म। आपने चारों चीज़ें समझ लिया जो किसके अंडर में आ रहे थे, मेनली फार्माकोकाइनेटिक्स के, और हम पढ़ रहे थे जनरल फार्माकोलॉजी, जो कि हमने जनरल तरीके से ख़त्म कर दिया। और मेनली 2 टॉपिक बचे हुए हैं मुख्य रूप से, बस उसको अगले वीडियो लेक्चर में मैं कवर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ये बचे हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो चलिए इसको दबा के शेयर करिए बढ़िया से एकदम, और पढ़ते रहिए, कमेंट्स वगैरह करिए आप लोग, जिससे हम भी इम्प्रूवमेंट और लाते रहेंगे। ओके, और ऐसे ही वीडियोस हेल्पफुल होती रहेंगे आपके लिए। लाइक से सब्सक्राइब आवर चैनल पीसी फार्मा एंड गुड डे। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।